जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अभी मैं एक हमारे एक्सपर्ट से बात कर रहा था एक चैनल पर, और बात बात में मालूम चला कि उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों एक साथ हुई और ट्रिपलेट्स हैं। और तो ऐसा करने लगे कि भाई 3 देवियों का मतलब तो है कि आपके पास में तीनों ज्ञान आपके पास में हो गए। आपके पास में ज्ञान है, माँ सरस्वती, आपके पास में माँ लक्ष्मी है, धन की बात हो रही है और आपके पास में शक्ति भी है। तो तीनों शक्तियां आपके पास में है, और वाकई में ये तीनों शक्तियां मिलकर के ही इस देश को बनाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बात करते थे, इंडिया 2020 की बात करते थे, उन्होंने कई सारी बुक्स भी इसके बाद लिखी। हालांकि 2020 बीत चुका है, वी आर रनिंग इन 2025, और ये दुनिया भी बहुत तेजी से बदल रही है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत, बिकॉज भारत की बात की गई तो उसके साथ साथ में अमृत काल की जब बात की गई तो वो समय शुरू हुआ 2022 से। एक समय हमने बात की थी 2015 में, जब पूरे दुनिया ने सूर्य नमस्कार किया था, ओम का नाद उच्चारण किया था। और उसके बाद 2022 जब इस देश की जो भी हम लोग सो कॉल्ड आजादी कहें 1947 से लेकर के 2022 तक 75 साल पूरे होते हैं, एंड नाउ इट्स कॉल्ड एज अमृत काल, जब हम 1000 सालों की आधारशिला रख रहे हैं अगले 25 वर्षों में। उस समय कितना कुछ करना होगा। हम लोग बहुत सारे टॉक्स ऐसे कर सकते हैं जिसमें हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, नीला, हरा, केसरिया, बहुत सारे रंग, बहुत सारी भाषाएं, भाषाओं की बात होती है, साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास में विकास की शक्ति नहीं है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात वेस्ट में होती है, और आज भी जहां दुनिया को वेस्ट के यूरोपियन माइंडसेट की वैलिडेशन से देखा जाता है, हम बात नहीं कर रहे कि हम वैसा ही वैलिडेशन लेकर के जाएंगे, लेकिन हम विकास भी और विरासत भी, इन दोनों को सहेज करके नित्य नूतन और चिर पुरातन की बात क्या कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी टॉक फॉर यू, दैट इज विकसित भारत इंडिया 2047। मेरे साथ इसके लेखक श्रीमान आदित्य पिटे जी आज इस टॉक में मौजूद है। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, कैसे हैं आप? नमस्कार निधीश जी। आदित्य जी ने इससे पहले जो है वो इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टोरी भी लिखी है तुहिन सिन्हा जी के साथ में। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, पुणे में निवास करते हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं, ऑथर हैं, एंड इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग इन पॉलिटिक्स। सो प्राउड भारतीय। आपने उच्च शिक्षा अपनी एमआईटी से, और अपने एल्यूमिनस हैं आप वहाँ के। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जीवन को देखा है, दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं उसको आप समझ रहे हैं, और उसका ही परिणाम है ये किताब जो फिंगरप्रिंट दैट इज प्रकाश बुक से प्रकाशित हुई है। सो एक बार फिर से स्वागत आपका आदित्य जी। और विकसित भारत, मैंने शुरुआत में ही जो बात कही कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी ये बात कही थी, दैट इज इंडिया 2020। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया 2047। तो ये बात जो चल रही है, बात चलने को अच्छी लगती है, बट इट इज, आजकल मूवीज जो चलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की बात करती है, तो आज का युवा जो है वो डेटा से समझना चाहता है। आप उसे उलझा नहीं सकते, वो फैक्ट चेक करेगा। तो कैसे वो माने कि आप 2047 की बात कर लेंगे, वो बात हो जाएगी, डन हो जाएगी? क्या है इसमें? निधीश जी, जैसा आपने कहा है ये एकदम सत्य है। आजकल जो न्यूज़ है काफ़ी पोलराइज्ड है, व्यू पॉइंट्स भी पोलराइज्ड रहते हैं और बायस्ड भी रहते हैं। तो जब मैंने ये पुस्तक की कल्पना की और इसका फ्रेमवर्क मैंने मन में सोचा कि ये कैसा प्रेजेंट करें, तो एक तो मैंने इसका एक थीसिस अप्रोच रखा। आपने कहा मेरा शिक्षण एमआईटी में हुआ था यूएस में, तो वहाँ मैंने एक थीसिस भी लिखा था। तो उसी मेरी कल्पना में मेरा सोच था कि एक थीसिस अप्रोच रखें ये किताब के लिए, ये पुस्तक के लिए। तो इसमें 20 अध्याय हैं और हर अध्याय में एक सिमिलर स्ट्रक्चर और फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन है, हाइपोथेसिस है, इसमें सब एनालिसिस है, विजन है, टारगेट्स है, रोड मैप है, रिकमेंडेशंस हैं और कंक्लूजन है। तो एक समानता लाई है तो एक इजी एनालिसिस हो सके ट्रांसपेरेंटली। एक इसमें दूसरी जो खासियत है कि मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। मेरा इसमें विचार था कि आंकड़ों के साथ मैं मार्ग को दर्शित करवाऊँ।
जो हमारा मार्ग है विकसित भारत का 2047 तक का, तो ये मार्ग को मैंने आंकड़ों से दर्शाया है, बिकॉज आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं राइट। आपको आंकड़ा दूं या नंबर दूं 100, तो आप मुझसे बहस कर सकते हैं कि ये 100 नहीं है, 90 है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 0 है या 1000 है। तो आंकड़ों से है इसमें। एक मेरा फेमस कोट है, डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग जो क्वालिटी गुरु हैं, तो वो कहते हैं कि इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट मस्ट ब्रिंग डेटा। तो ये मैं सब जगह ये कोटेशन यूज करता हूँ। ये बहुत फर्क पड़ता है आंकड़ों से बात करना। राइट। आपने जो बात कही वो अपने आप में बिल्कुल सच है कि बहुत फर्क पड़ता है, और तथ्यों के आधार पे बात करेगी तो अच्छा लगता है, कथ्यों के आधार पे बात करते हैं तो वो कथनी कथनी लगती है। हम बड़ी बड़ी बड़े बड़े डेटा सुनते हैं, लाइक $1 ट्रिलियन। अभी लोगों को जो, बिकॉज हम लोगों के, हमने ऐसी बुक्स भी पढ़ी हैं आदित्य जी, जो कहती है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। और द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास लग करके अब आपको सुनने में, बिकॉज ब्रेन वॉशिंग हो जाती है हमारे यहाँ पर, अच्छा लगता है कि अच्छा ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, लेकिन है ना, व्यक्ति को तुष्ट कर दिया जाता है कि तुम संतुष्ट रहो, इतने में ही संतुष्ट रहो, ये आप, तुम महान हो ये चीज करके, आगे बढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लाइक विद द वर्ड्स ऑफ दैट शशि थरूर, दैट कैटल क्लास। तो वो, अब वो मिडिल क्लास कह रहे हैं या कैटल क्लास कह रहे हैं, ये अलग बात है। बट मैं यहाँ पर, बिकॉज उस मिडिल क्लास को ये भी नहीं पता होता है कि कितने लाख में कितनी जीरो है या कितने करोड़ में कितनी जीरो है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। समझ में नहीं आता सर, कहाँ से अ, आते हैं आके। बिल्कुल निधीश जी, आपने सही कहा है। इनफैक्ट जो बड़े आंकड़े हैं वो मिडिल क्लास छोड़िए या आम आदमी छोड़िए, काफ़ी अर्थशास्त्री भी नहीं आपको ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये कहाँ से आते हैं। तो इसमें मैंने एक बहुत ही सरल वे से एक पुस्तक में मैंने इसका एक सेक्शन लिखा है, द मैथमेटिक्स ऑफ 30 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी, गणित क्या है। तो इसमें काफ़ी बैक ऑफ द एनवेलोप सरल साधारण वे से मैंने इसका पुष्टिकरण किया है। अगर आप देखेंगे, आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं आज के दिन में। अगर हमें 30 ट्रिलियन क्रॉस करना है 2047 में, अगले 22 सालों में, तो मैथमेटिक्स दिखाता है कि आपको करीबन 9.2% से ग्रो करना पड़ेगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मीन्स साल भर साल जो आपको ग्रोथ रेट या आता है। एक तो ये है। इसमें एक और मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज लिखा है, रूल ऑफ 72, 72। नाउ मोस्ट इन्वेस्टर्स भी नहीं जानते हैं कि अगर आप जैसा, अगर निधि जी आप इन्वेस्टर हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स होंगे, कुछ बैंक सेविंग्स होंगी, तो आप अगर 72 को अपना जो ग्रोथ रेट या इंटरेस्ट रेट से आपका म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, अगर आप डिवाइड करें, से आपका 12% आपको म्यूचुअल फंड्स की वृद्धि हो रही है साल भर साल, तो और 72 डिवाइडेड बाय 12 6 आता है। तो मतलब आपका नेटवर्थ, आपका वेल्थ या ये म्यूचुअल फंड 6 सालों में दुगना होगा। तो ये रूल ऑफ 72, 72 ये दर्शाता है। तो सिमिलरली आप 72 को ग्रोथ रेट से डिवाइड कर लें अर्थव्यवस्था की, जीडीपी की, तो ये आपको दर्शाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने सालों में दुगनी हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन से भी मैंने दर्शाया है कि जो 2047 के टारगेट्स हैं, ये रीजनेबल अजम्पशंस हैं। मैं एक और उदाहरण दूंगा निधीश जी, ये T20 क्रिकेट मैच का। तो मैं इसमें ये बतलाता है कि इट इज लाइक अ क्रिकेट मैच T20, और इसमें आपको जो रिक्वायर्ड रन रेट है काफी सिंपल अचीवेबल है, प्रोवाइडेड आप कुछ सब विकेट्स ना खो दें, ये ओवर्स तक आप सब ओवर्स बैटिंग कर पाए। तो सिमिलरली मतलब भारत को ये टारगेट्स अचीव करना काफ़ी रीजनेबल अजम्पशंस हैं। और अगर जो हम आज जो हमारी अर्थव्यवस्था, आई मीन नीतियां हैं, वो हम सेम रखें, स्टीयरिंग व्हील पे पकड़ के रखें, तो ये इजीली अचीवेबल है। और ऐसा नहीं है कि हमको 20-30 रन चाहिए ओवर पर ओवर। ठीक है, आपने आपकी कहा इजीली अचीवेबल है, कि अगर हम कुछ नीतियों को सस्टेन करके रखें, क्या होंगी वो नीतियां, कि हम जिनके पास में लेकर के चले, या जिनको थोड़ा सा और एक्सपोनेंशियल तरीके से आगे भी बढ़ाएं।
बिल्कुल निधि जी, इसमें एक तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दूंगा, बिकॉज आप देख रहे हैं जो गति है आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे निर्माण हो रहा है भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व, एक और महत्व है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेक्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एक और चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कि हर रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड होता है उससे 4 से 5 गुना अर्थव्यवस्था में इम्पैक्ट होता है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा जैसा आपने जिक्र किया था, ये जो नई तकनीक और नवाचार है, टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज इससे दो चीज होती हैं। एक तो हम इससे जो इंग्लिश में कहते हैं लीप फ्रॉग कर सकते हैं। जो ऑलरेडी विकसित देश हैं जहां तक पहुंचे हैं 10-20 सालों में, टेक्नोलॉजी से हम जंप करके वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसा हमने दिखाया है हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, ये चीजों से भारत एकदम जंप करके आगे पहुंच गया है। तो एक तो ये है। एक और चीज है कि टेक्नोलॉजी से एक लिनियर थिंकिंग नहीं छोड़ के एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। ज्यादातर जो आम आदमी है, हमारी सोच जो है, दिमाग जो है, लिनियर थिंकिंग से चलता है, 1 2 3 4। एक्सपोनेंशियल थिंकिंग है 2 4 8 16। तो नए टेक्नोलॉजी में से ये काइंड ऑफ ग्रोथ आ सकती है जो डिफिकल्ट होता है इसको एस्टिमेट करना। तो जो भी हम नए तकनीकों में काम कर रहे हैं, नवाचार में काम कर रहे हैं, उससे ये सडन एक्सपोनेंशियल बेनिफिट्स आएंगे आने वाले सालों में। कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे आदित्य जी आप कि भाई ये चीज है यहाँ पर आप उसको ऐसे देख सकते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतना आउटकम हुआ है और दुनिया में इतना हुआ है, हम उससे इतना आगे हैं। कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी सेक्टर। देखिए, टेक्नोलॉजी में एक तो हमारा जो एक सबसे शाइनिंग एग्जांपल है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग नहीं समझ रहे, ये एक एकदम मतलब प्लान्ड स्ट्रेटजी थी, एक रणनीति थी। तो पहले आधार आया जिससे आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई, फिर उसके ऊपर पेमेंट्स हमने लाए, यूपीआई, फिर डिजिटल लॉकर आया, ओएनडीसी आए फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है। ये एक ऑल्सो सॉफ्टवेयर की परिभाषा, टर्मिनोलॉजी है, इंडिया स्टैक। तो लेयर पे लेयर ये बनते गया है, इसमें काफ़ी प्लानिंग लगा है और काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है। आप जानते होंगे कि आज इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट्स ग्लोबली, विश्व में लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट्स भारत में हो रहे हैं। करीबन 40% ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में होते हैं, और इसका जो साइज और स्केल है लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं काफ़ी विदेश घूमता हूँ, तो लोग जब पूछते हैं और मैं आंकड़े समझाता हूँ, तो उनको एकदम ताज्जुब सा हो जाता है कि ये क्या है, कि मैं गलती से 1 या 2 ज़ीरो जोड़ के तो नहीं बता रहा हूँ कि मैं तो मुझे भी कभी-कभी हैरानी होती है जब मैं ये आंकड़े पढ़ता हूँ, और मुझे भी उसको एकदम ठीक से पढ़ना पड़ता है कि मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। और ये राइट, आपने यूपीआई, इस जी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज नहीं कंटिन्यू। सॉरी, एक पॉइंट था कि जैसा यूपीआई पेमेंट्स अभी इंडिया ने काफ़ी देशों में लागू किया है। काफ़ी देश ये टेक्नोलॉजी हमसे ले रहे हैं यूपीआई पेमेंट्स का। ये जब यूपीआई की बात आई तो उसके साथ साथ में मैं इसको भी कनेक्ट करता चलता हूँ अपने इसमें बुक में, हालांकि उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, बट आजकल बात चल रही है रिगार्डिंग करेंसी, दैट इज डी डॉलराइजेशन, और टैरिफ वॉर की बात यूएस के साथ में होकर के चलती है, ब्रिक्स करेंसी की बात चलती है। तो क्या भारत के साथ में इस तरीके की 2047 ऐसा भी कुछ होने वाला है, बिकॉज कि भारत की एक नई करेंसी या समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग जिस पर आप कुछ कहना चाहें? नहीं, ज्यादातर मुझे नहीं लगता है निधीश जी। जैसा भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ते जाएगी, तो भारत का जो हमारा रुपी है, तो रुपी की भी स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। और इसमें जो मैंने अजम्पशंस किए थे, इसमें एक ये डॉलर वैल्यू का भी रेफरेंस है इसमें। ज्यादातर हर साल डॉलर 2 से 3% बढ़ जाता है, या आप अलग वे से देखें तो रुपी 2 से 3% हर वर्ष डॉलर से कम होते रहता है।
पर इसका भी हम लोग ने अजम्पशंस किया हुआ है जो ये प्रोजेक्शंस में, और बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका अजम्पशन है कि 20 साल आगे जब हम प्रोजेक्शंस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ते रहेगी। बहुत जनों का अजम्पशन है कि ये गिर भी सकती है, बिकॉज यूएस की जो अर्थव्यवस्था है उनका डेट लेवल्स, डेफिसिट लेवल्स बहुत ही ज़्यादा है, तो कभी ना कभी ये इम्पैक्ट तो होगा उनके खुद के करेंसी पे। राइट। मैंने बचपन से पढ़ा आदित्य जी कि भारत गांवों में बसता है। अब जो गांवों में बसता है तो गांवों में तो हम लोगों ने गीत सुने हैं कि सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे। अब वो रहट की आवाजें तो सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन हाँ अब बुलेट ट्रेन की आवाज आपको सुनाई देगी, बहुत कम सुनाई देगी, नॉइस लेस होगी, इस तरीके से है। लेकिन वो गांव जो है वो नहीं रहेंगे तो वहां पर किस तरीके से विकास होगा? वो विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या भारत केंद्रित होगा, या वो होगा जो आज यूरोप में हम लोग देख रहे हैं, चमचमाती हुई सड़कें एंड द बुलेट ट्रेन्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बिल्डिंग्स एंड ऑल? नहीं, मुझे कुछ मेरा एक अलग सपना है निधीश जी, और मेरा एक अलग इसमें अजम्पशन है। मुझे तो लगता है गाँवों में शहर की चीज़ें आएँगी। उल्टा है, गाँव शहर नहीं जाएँगे, शहर को गाँव में आना पड़ेगा। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है निधीश जी, विकसित हमारी पश्चिमी दृष्टिकोण है, उससे थोड़ा विपरीत है। पश्चिमी दृष्टिकोण में जो डेवलप्ड नेशन, जो विकसित देश कहलाते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पे होता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम कुछ स्तर के ऊपर है तो वो देश को विकसित देश कहलाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और जो उन्होंने विकसित भारत का विजन और मिशन है, उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। उन्होंने वो चाहते हैं कि हर नागरिक का कुछ न्यूनतम जीवन स्तर और गुणवत्ता मिले। इसमें हम पर्यावरण की संरक्षा भी करें, हम संस्कृति पर गर्व भी हो। तो उनका जो विजन है वो काफ़ी अलग है ये पश्चिमी दृष्टिकोण से। तो इसमें जो जब हम ये सब बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो गाँवों का भी महत्व है, और इसमें ऐसा नहीं देखा गया है कि गाँव नहीं रहेंगे और सब शहर बस जाएँगे या सब लोग शहर में आके रहने लगेंगे। तो मुझे लगता है जो ये सपना है ये एक बहुत ही होलिस्टिक है। आदित्य जी, आपने अभी जो वर्ड यूज किया दैट इज पर कैपिटा इनकम, इसको बहुत बात की जाती है इसके बारे में कि आप जर्मनी की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, आप इससे बड़े हो गए, इससे बड़े हो गए, लेकिन उस देश की पूरी जनसंख्या आपकी एक शहर की जनसंख्या से भी कम है, और आप बात करें कि आप उससे बड़े हो गए, तो बड़े कैसे होंगे वो? बिकॉज आप तो 150 करोड़ 140 करोड़ के लोग हैं, तो थोड़ा इसको भी समझाएं। देखिए निधि जी, ये तो सब गणित है। मतलब मैं मानता हूँ हमारी जो जनसंख्या है बहुत ही ज़्यादा है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं भारत में, इसका तो है जो है। तो अगर हम मैथमेटिक्स में एवरेज करते हैं, इसको जो डिनोमिनेटर बोलते हैं वो हमारा बड़ा है, लाइन के नीचे जो आता है। पर जो हमारा ऊपर का है न्यूमरेटर वो बढ़ रहा है, तो ये तो एक सराहनीय चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमको सिर्फ एवरेज या पर कैपिटा देख-देख के इसमें कुछ शर्माना चाहिए। हमारा है, पर मुझे तो इसमें जो मैं बोलता हूँ कि ये एक चुनौती है हमारे लिए, एक वीकनेस नहीं है, मैं चुनौती है। मैं एक पॉज़िटिव सकारात्मक सोच का पर्सन हूँ, मैं सकारात्मक सोच है मेरी। तो मैं तो इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ देखता हूँ कि आज जो भारत में पर कैपिटा इनकम लगभग $2,900 है लगभग। तो हमारे पास अभी कितना गैप है जो हमको तय करना है। 10,000 $15,000 पर कैपिटा और अधिक बढ़ाना है। इससे और कितना डेवलपमेंट होगा देश में, और कितनी इंडस्ट्रीज़ आएँगी। तो ये देख के मैं तो इसमें एकदम पॉज़िटिव व्यू रखता हूँ। राइट। और यहाँ पर इसमें थोड़ी एक और जी, पॉइंट था सर निधि जी, प्लीज प्लीज। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है, मतलब ये हमारे लिए यूनिक नहीं है। हमारी जो जनसंख्या तो बड़ी है, पर बहुत देश हैं जिसमें जिन्होंने
ये डेवलपमेंट जो है तय, ये जो टारगेट्स हैं ये तय किया है, जापान ने किया है, साउथ कोरिया, चाइना, तो विभिन्न देश हैं, अलग अलग जनसंख्या और अलग अलग समय में उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट हमारे जैसी पर कैपिटा इनकम थी 10, 15, 20 सालों में हाई ग्रोथ के साथ इन्होंने ये सफर तय किया है। तो हमारी जो लक्ष्य हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, ये कुछ अनयूजुअल नहीं है, बिकॉज इन देशों ने ये किया है और विद हायर ग्रोथ रेट। तो हमारा तो आपने कुछ नाम लिए रन देशों के रेट आज। कम नहीं हुआ है। हुँ। आपने कुछ देशों के नाम लिए, सो थोड़ा-सा स्टोरी भी जानना चाहेंगे कि कई बार हम लोग को किसी देश की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। हम अपनी स्टोरी से भी इंस्पायर हो सकते हैं कि हम लोगों ने कितना हमें किस तरीके से सोने की चिड़िया कहा जाता था, या फिर हम सोने का चिड़िया नहीं बल्कि चिड़िया की गर्दन को तो मरोड़ दिया जाता है। हम लोग थोड़ा उससे बड़ी बात करेंगे। सो लेकिन एज़ पर टू द एंगस मैडिसन इन टिल 17th सेंचुरी भारत वाज़ हैविंग 1/3 जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो 1750 तक की बात है। तो हम हमसे भी प्रेरणा लेते ही हैं, लेकिन आज के समय में, आज के काल में कौन-सा ऐसा देश है, जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं उसकी स्टोरी से कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ पर है? मुझे लगता है ये जो 3 देश मैंने पहले मेंशन किए थे, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से जो बेनिफिट्स आए हैं वो सब देख सकते हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन होना ही चाहिए हमारे लिए। और दूसरा है अमेरिका। अमेरिका आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका मेन कारण सर्विस सेक्टर से आया। तो ये 2 चीज़ हैं, तो इन दोनों का दोनों से प्रेरणा, ये दोनों स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट से प्रेरणा लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। आदित्य जी, जब यूएस की बात आती है तो एक समय था जब हाउडी मोदी ये चल रहा था। हम टाइम्स स्क्वायर की बात करें, मेडिसन स्क्वायर्स की बात करें, और मोदी जी ने ट्रम्प जी के साथ में, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में मतलब ये कहा था कि भई है ना, जिस तरह से यहाँ पर चलता था कि मोदी जी के बारे में, वैसे ही कि अब की बार ट्रम्प सरकार, हमने ये भी सुना। सो बट आज आज वही चीज़ें वही कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जो है वो भारतीयों को नौकरी देना बंद करें, आप पर्टिकुलरली, और बहुत बहुत ऐसे शब्दों का जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे कि दैट ही विल से दीज वर्ड्स फॉर इंडिया, फॉर भारत। सो क्या दुनिया के देश ये स्वीकार करेंगे बढ़ता हुआ भारत, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत तो सोया हुआ शेर है, अभी थोड़ा जागा है, पूरा जाग गया तो फिर तो ये उनके लिए आफत मचा देगा। मुझे लगता है ये सब कॉम्पिटिशन है निधि जी, जैसे हम्म, आपने कहा है। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो बातचीत हो रही है, मुझे तो मैं इसको व्हाइट नॉइज़ कहता हूँ। तो आई थिंक भारत के लक्ष्य तय हो गए हैं, हमारा मार्ग तय हो गया और क्लियर है। और मोदी जी के नेतृत्व में आई थिंक जो कदम हम उठा रहे हैं, इस पे हम चलते जाएँगे, ये मेरा विश्वास है। ये व्हाइट नॉइज़ तो चलते रहेगी बैकग्राउंड में। अभी भारत अपने हितों के लिए, अपने नागरिकों के हितों के लिए सोच-विचार करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये व्हाइट नॉइज़ है, मैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ इससे। नहीं, दैट इज वेरी गुड। आपने अपनी पुस्तक का जो ये कवर पेज है, उसमें आपने ये सैटेलाइट दिखाया। तो ये जो चीज है कि बिकॉज हम लोग भारत की बात करते हैं, तो मैंने शुरुआत में ही कलाम साहब की बात की, ही वाज अ साइंटिस्ट बेसिकली। सो जब तक विज्ञान, बिकॉज भारत को हमेशा कहते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मुझे इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है पर्टिकुलरली कि भारत ज्ञान प्रधान देश है, विज्ञान प्रधान देश है, और एग्रीकल्चर, कृषि उसका एक मुख्य आधार हुआ करता था, लेकिन भारत उसका प्रधान देश नहीं हो सकता था। ये तो यहाँ पर बहुत खोजें हुई हैं, बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं। सो थोड़ा ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में कहानी कहती है, बिकॉज इसके बिना काम नहीं हो सकता। बिल्कुल निधीश जी, ये एक्चुअली हम लोग ने बहुत सोच समझ के पब्लिशर के साथ ये जो चित्र है कवर पे, ये हम्म, सोच समझ के लगवाया था। एक तो ये चंद्रयान ये इसरो का चंद्रयान 3 मिशन है।
जो चंद्रमा पे साउथ पोल पे लैंड किया है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मिशन है जिसकी चित्र है, और ये मुझे लगता है इस चित्र में पूरा विकसित भारत समाया हुआ है, बिकॉज़ ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। ये एक ग्लोबल, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी से भारत लीप फ्रॉग करके आज विकसित देशों के साथ खड़ा हो सकता है। तो ये चित्र एकदम इसको दर्शाता है, बिकॉज़ हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है आज वर्ल्ड क्लास है, विश्व स्तरीय है, और इसमें कुछ बहस नहीं हो सकती है। और ये भी हम इतने लो कॉस्ट मॉडल पे और इतने एफिशिएंटली कर रहे हैं। एक और चीज़ मैंने एक्चुअली पुस्तक में एक बात की है, जो मैं कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल कॉन्फिडेंस। तो निधि जी, मुझे लगता है आज बहुत दशकों के बाद जो सोने की चिड़िया थी, पर आज भारत में एक एवरीथिंग इज पॉसिबल कॉन्फिडेंस आया है। हम सोच सक रहे हैं कि बड़े लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं, एक तो सेट कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। मोदी जी का सपना ऑल्सो है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी है, जो सबसे गरीब से गरीब नागरिक भी उठकर खड़ा हो जाए और उसका एक न्यूनतम जीवन स्तर उसे मिले। तो ये भी हम कर रहे हैं, और एक जगह हम चंद्रयान कर रहे हैं, गगनयान कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ग्रुप कैप्टन शुक्ला जी भी थे अंतरिक्ष में। तो ये एक भारत है जो हर दिशा में, हर लेवल पे काम कर रहा है। आपने अंत्योदय जब नाम लिया तो कई बार हम देखते हैं कि अपोजिशन एक बात हमेशा बोलता है कि भाई भारत में इतना पैसा जो है, भारत का 90% पैसा 10% लोगों के पास में है, और जो 10% लोगों के पास में 90% पैसा है, लेकिन 90% लोगों के पास में 10% भी नहीं है। बाकी तो फिर वो बाकी कुछ अमाउंट का पता ही नहीं है कहाँ रहता है। तो आर्थिक असमानता जो है, तो उसकी खाई बहुत बड़ी है और चौड़ी होती चली जा रही है। तो इस पॉइंट का जवाब बहुत ज्यादा मिलता नहीं है। निधि जी, ये तो सही है, पर ये एक नॉर्मल, ये काइंड ऑफ जो जैसा कोई भी देश तरक्की करता है और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ये गैप्स नई बात नहीं है। अमेरिका में भी, जो अमेरिका अगेन वहाँ अमेरिका की अर्थव्यवस्था करीबन $30 ट्रिलियन है। तो वहाँ भी ये सब असमानताएं हैं और बढ़ रही हैं। एक चीज़ है, जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, औद्योगिकरण बढ़ता है और नई तकनीक, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां आती हैं, तो बहुत बड़े स्तर पे वेल्थ क्रिएशन होता है। तो इससे ये कुछ कुछ असमानता आए। मुझे अगेन, मैं तो सकारात्मक मेरी सोच है, तो इसमें मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है। जैसे ग्रोथ में तो ये असमानताएं आती हैं, पन जैसा अर्थव्यवस्था बढ़ती है और औद्योगिकरण बढ़ता है, तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। मतलब लोगों को व्यवसाय भी मिलता है, उनकी भी जो सैलरीज हैं वो बढ़ती हैं, तो ये होता है। पर भारत में इसके अलावा हम जो सोशल इंक्लूजन में जो काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, आज 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं भारत में, और हम 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। तो भारत में अगेन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये टॉप डाउन भी होना चाहिए और बॉटम अप भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दोनों इफेक्ट से ये असमानताएं कम होंगी। राइट। एक बात थोड़ी सी और करते चलते हैं, बिकॉज आपने आप जो बात की उसमें थोड़ा सा मुझे स्टार्टअप्स की झलक भी दिखी कि आजकल जो नए युवा जो है, बिकॉज हमेशा कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, 60% आर पॉपुलेशन इज द यूथ, जो 25 साल या 30 साल जो भी आंकड़ा उसका होगा, जो डेटा आपके पास में बेहतर होगा, कि उससे नीचे की है। तो ऐसे में दे वांट टू हैव अ स्टार्टअप की, और आप खुद एंजल इन्वेस्टर हैं, बिकॉज कुछ युवा अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, बिकॉज हम लोग वीसी ये टर्म सुनते हैं ना, तो हम लोग कई बार यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हमें ध्यान में आता है, लेकिन स्टार्टअप्स के तौर पे वीसी लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट। सो वो पॉडकास्ट में सुन लेते हैं कि ये वीसी है, तो उन्हें बेचारों को कई बार समझ नहीं आता है कि यार ये वीसी, हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी ने तो हमें कभी नहीं कहा। तो वो वीसी और दूसरे वीसी में अंतर है। सो
कैसे किसी को अप्रोच किया जाए, बिकॉज एस्पिरेशन है उस व्यक्ति उस बच्चे लड़के के पास में, 20 साल का युवा है, कुछ करना चाहता है, अपनी जगह से उठना चाहता है, अपने छोटे से गांव से या वहीं पर कुछ करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, लोगों से संपर्क करना चाहता है, आपके बारे में पता लगा, आपसे संपर्क करेगा, किसी और से आश्वासन नहीं चाहिए, तो कैसे कनेक्ट किया जाए, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें। दो तीन चीज़ मैं कहूँगा निधीश जी। एक तो जैसा आपने कहा, इंडिया मतलब हमारी मध्यम आय करीबन आई थिंक 29 ईयर्स है भारत में, तो यंग पॉपुलेशन है। हमारे जो सपने हैं बढ़ते जा रहे हैं, युवाओं के सपने बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो ये एक अगेन बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है मेरे लिए कि लोगों को सिर्फ मतलब जॉब सीकर्स नहीं बन रहे हैं, आज के युवा जॉब क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा संकेत है देश के लिए। इसमें स्टार्टअप कल्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है निधीश जी। आज इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में तीसरे स्तर पर है। हमारे पास करीबन 1,80,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं भारत में। और इसमें एक और आंकड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, पर आई थिंक करीबन 45% ये स्टार्टअप्स में एक महिला डायरेक्टर है, 45% में। तो ये एक अच्छा संकेत है कि नारी शक्ति भी जुड़ते जा रही है इसमें। तो ये दोनों संकेत बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अभी जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है भारत सरकार का, इससे लोगों को बहुत ये समझ में आ गया है कि स्टार्टअप कैसे तैयार करें, इसमें आगे इन्वेस्टर कैसे कैसे हम संपर्क करें इन्वेस्टर्स के साथ। इसमें मेंटोरशिप भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। भारत सरकार खुद इनिशियली जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टार्टअप टीम्स हैं या कंपनियां ये युवाएं स्टार्ट कर रही हैं, इसमें भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के माध्यम से 10 से 25 लाख सीड फंड ग्रांट्स दे रही हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को। ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स के द्वारा दिया जा रहा है। एक बड़ा कोष भारत सरकार अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को दे देती हैं, करीबन 2 करोड़ या 5 करोड़। और फिर जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनका टारगेट लक्ष्य रहता है कि हम 10 से 25 लाख स्टार्टअप सीड फंड, इसमें कुछ हमको इक्विटी नहीं चाहिए, शेयर्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इनकी मदद के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्टअप्स को ये प्रदान करते हैं। और इसमें मेंटोरशिप भी है। मैं खुद एक दो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मेंटोरशिप, एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग से ज़्यादा मैं आजकल मेंटोरशिप करता हूँ। मुझे लगता है निधीश जी कि जैसा हमारा इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, इसमें कमी नहीं है आज भारत में लकीली, पर मेंटोरशिप गाइडेंस की कमी है और ये ज़्यादा और बढ़ना चाहिए। तो लोग हैंड होल्डिंग कर सकते हैं और इन लोग युवाओं को गाइड कर सकते हैं। चलिए, जो लोग ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो हैंड होल्डिंग कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, वो भी थोड़ा आगे बढ़ें। और अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात हमारे कई लोगों ने सुनी, तो आप इसको थोड़ा टाइप कीजिए, आपके आसपास में कहाँ है ढूंढिए और वहां पर जाइए, उधर भी उनसे भी बात करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर है ना, एक एक ना कुछ गोल्डन पेजेस होते हैं हर किसी के लिए, कि आप इतनी मोटी ये बुक है, आप इसमें से अगर कोई व्यक्ति ऐसे खोल के पढ़े तो वो कुछ पढ़ेगा। अब मेरे सामने आया ओवरव्यू ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, बिकॉज मैं इसकी बात करना भी चाह रहा था, बाई लक वही पेज मुझसे ओपन हुआ है। सो बिकॉज फिट इंडिया मूवमेंट की बहुत बात होती है, और जब तक भारत जो है वो फिट नहीं होगा, भारत का युवा फिट नहीं होगा। आज हम मूवीज देखते हैं आदित्य जी, लाइक उड़ता पंजाब की, ना पंजाब जिसे धान का कटोरा, धान का कोष कहा जाता था, जहां से हॉकी में सर्वाधिक स्पोर्ट्स पर्सन आया करते थे। आज और वो जिसका जीडीपी में, भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था, वो आज बहुत नीचे हो चुका है। रीजन व्हाट? नशे में, ड्रग में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश भारत के विरुद्ध क्या करेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे, लेकिन हम लोग फंस रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा उस हेल्थ सेक्टर के बारे में भी पर्टिकुलरली बात हो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल निधीश जी, हेल्थ इज वेल्थ, ये तो सब सुनते ही हैं। और इसमें भी बहुत ही होलिस्टिक वे से भारत सरकार काम कर रही है। तो एक तो आइडिया था कि ये आयुष्मान भारत स्कीम से लोगों को
आयुष्मान कार्ड से लोगों को एक तो ये हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, कम खर्च पे आम आदमी को ये सुविधा मिल जाए, और उनको फिर इसका कुछ ये टेंशन नहीं रहेगा कि कुछ बीमारी आ जाए, सर्जरी हो जाए। तो इससे एक तो उन्होंने वो प्रोटेक्शन दिया है गरीब से गरीब लोगों को। तो और ये स्केल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिस स्केल पे ये काम हुआ है, करीबन 50 करोड़ से ज़्यादा ये आयुष्मान भारत कार्ड्स दिए गए हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा। तो आप फैमिलीज़ के हिसाब से सोचेंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है। इसके अलावा हमने वेस्टर्न मेडिसिन छोड़ के इसमें आयुर्वेद का भी काफ़ी पुश आया है हेल्थ मिनिस्ट्री में, बिकॉज़ ये जो हमारी प्राचीन मुझे एक संपत्ति है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। ये एक लो कॉस्ट भी है, ये ज़्यादा होलिस्टिक है, ये मतलब लॉन्ग टर्म आपकी सेहत इससे अच्छी रहती है। योग भी हमने इसमें काफ़ी लाए। जैसा आपने भी कहा है, ये सब हमारी प्राचीन संपत्ति थी। सुश्रुत जी जो हैं, जैसे कि मॉडर्न सर्जरी एक्चुअली भारत में ये हुआ है। राइट, ये राइट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें भारत से बाहर जाके फिर आती हैं हमारे पास, और हमें लगता है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, पर ये सब भारत में हुई हुई है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाए, और हमारी अगेन जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ये जो हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ला रहे हैं नीतीश जी, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इसमें जो योग है, आयुर्वेद है, ये सबसे काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, और इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रियाँ इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स, इस पे बहुत जोर दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, जो अगेन पश्चिमी दृष्टिकोण में बात करते हैं, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ये सब चीज़ें, तो ये हमारे जो अनाज थे, इसमें ऑलरेडी हैं। काफ़ी हेल्दी चीज़ें हैं, भारत में उगती हैं। इसमें ज़्यादा फिर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो सब चीज़ें अगर आप जोड़ते जाएँ, स्वच्छ भारत से भी हेल्थ में इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगता है जो मोदी जी का सोच विचार है, ये हर चीज़ एक्चुअली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राइट, इट्स ऑल कनेक्टेड। और मैं तो आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये था कि उत्तराखंड में जो 100 साल से प्लस वाले लोगों के पर सर्वे हुआ कि आपने ये जीवन कैसे जिया, तो बड़ा उनका अच्छा आया कि अच्छी नींद है, संतुलित जीवनचर्या है, श्री अन्न वो शुरुआत से खाते हैं, हाँ नमक जी। कम लेते हैं। तो यही सब चीजें हैं जो हम श्री अन्न की बात, जो मिलेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। कोई एक पैराग्राफ पर्टिकुलरली फ्रॉम द बुक जो आप रीड आउट करना चाहें कि भैया ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है, दिस इज माय फेवरेट पैराग्राफ, या फिर कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज जो इस बुक में से आप रीड आउट करना चाहें, तो प्लीज हमारे दर्शकों के लिए करिए, बिकॉज वहां से उनको एक एक व्यू पॉइंट निकल के आएगा। मैं कुछ अ, हम्म। मैंने काफ़ी, आप देखेंगे तो काफ़ी कोटेशंस यूज़ किए हैं जी। पुस्तक में। एक तो श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद जी के तो हैं। मुझे एक वेस्टर्न एक दो कोट्स यूज़ करना है जो युवाओं को ज़्यादा इसमें रुचि रहेगी। तो एक मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, टू अदर कंट्रीज आई मे गो एज अ टूरिस्ट, बट टू इंडिया आई कम एज अ पिलग्रिम। तो ये एक वेस्टर्न व्यू पॉइंट है लोगों का, और लोगों को लगता है अगर मैं हमारे भारतीय किसी कोर्ट का वर्णन करूं तो लोगों को समझेगा, वो तो बोलेंगे ही। तो मुझे एक तो वेस्टर्न लोगों का करना है, और एक लास्ट में कह दूंगा, मार्क ट्वेन जो प्रसिद्ध जी। लेखक थे अमेरिका जी। के, तो उन्होंने कहा है, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition are most valuable and most restrictive materials in the history of man are treasured up in India only. अब देखिए क्या कहा है इन्होंने।
आई होप कि ये जो हमारी अब तक की बात हुई है इससे लोगों को बहुत इंसाइट्स मिले होंगे दैट दिस इज विकसित भारत, इट्स द रोड मैप ऑफ विकसित भारत। इवन एस जयशंकर जी ने भी इसके बारे में बड़ी किताब लिखी है और बहुत सुंदर पुस्तक है, उसमें बहुत सारी चीजें इंसाइट्स दिए गए हैं। और अब भारत का व्यक्ति जब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा डिप्लोमेट अगर हनुमान जी के अलावा कोई और नहीं हुए, जिन्होंने कहा कि रामदूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, तो अपनी बात कहते हैं और अपने स्वामी के विरुद्ध अगर कोई कहता है तो लंका का दहन करके चले जाते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, हमने भारतीय सेनाओं का शौर्य देखा, अपनी बात तरीके से रखने वाली बात ये हमने देखी है। तो यही चीज आगे लेकर के जाएगी ना। ही होप कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। प्लीज डू कमेंट्स, अपने कमेंट्स कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का अमेजोन लिंक भी जो है आप परचेज कर पाएंगे, वो भी मैं यहाँ डालता हूँ, तो आप जरूर उसको परचेज कीजिए, पढ़िए। बिकॉज वो जो एक कई बार एक चीज आती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ना भी पड़ेगा बिल्कुल। और रेफरेंसेस के साथ में, फैक्ट्स के साथ में। सो और बहुत अच्छा लगा इसमें आदित्य जी। मैं एक लास्ट चीज बोलूंगा, प्लीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कोट है, इससे अच्छा समाप्त हो जाएगा हमारी चर्चा। प्लीज प्लीज यही प्लीज। समय है, सही समय है, देश का अनमोल समय है। ये मेरा बिल्कुल सही। पूरा विश्वास है, और यही हमको सोच के आगे बढ़ना है। वेरी राइट, वेरी राइट। बिल्कुल सही समय है कि दिस इज द टाइम राइट नाउ। यही मुहूर्त है जिस पल आप देख रहे हैं, और आपको आपके अंदर एक चिंगारी जल जानी चाहिए, और वो चिंगारी फिर आगे जाएगी और लोगों को प्रकाशित करेगी। दैट इज असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अभी के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, आपने देखा और आप आए आदित्य जी हमारे कार्यक्रम में, आपने इस सुंदर चर्चा की। और बहुत साधुवाद आपको, ये पुस्तक आपने इतना श्रम करके ये लिखी है। और जो भी ऐसे पढ़ेगा 2047 तक की बात है, तो डेफिनेटली उसके मन में एक स्पार्क जरूर आएगा, एक नाइट जरूर होगा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी मेरा कंट्रीब्यूशन देना है। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद निधीश जी।